नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे BRBL वन लाइनर विद MCQ डे नंबर 15 में। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में लिक्विडेटर और इंसॉल्वेंसी के को डिस्कशन कर रहे थे, तो इसी चर्चा को जारी रखते हैं और हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि फाइलिंग बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। देखिए, यदि कोई कंपनी जो है उधार ली है पैसा किसी बैंक से या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और वो रिपे नहीं कर पा रही है, तो बैंक स्पेशल कोर्ट जा सकती है, जिसको हम लोग NCLT कहते हैं, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी ने लोन लिया बैंक से और वापस पे नहीं कर पा रहा है, तो बैंक जो है एक केस फाइल कर सकता है NCLT के पास। ये प्रूफ प्रोवाइड करेगा अनपेड लोन का और सजेस्ट करेगा कि कोई चार्ज ले ले टेम्पोररीली। नेक्स्ट है फाइलिंग बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। क्या मतलब होता है कि यदि बिजनेस जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसे पेमेंट नहीं मिलता है दूसरे कंपनी के द्वारा, तो वो कुछ स्टेप लेगी ताकि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकें। अब स्टेप में क्या क्या हो सकता है कि सबसे पहले जो अनपेड बिजनेस है वो एक नोटिस भेजती है, इनवॉइस भेजती है किसे, डेटर को। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज द अनपेड बिजनेस फर्स्ट सेंड अ नोटिस एंड इनवॉइस टू द डेटर। डेटर के पास 10 दिन होता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, या तो डेब्ट को एडमिट कर ले, डिस्प्यूट करे या एक्सप्लेन करे कि क्यों पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यदि कोई रिजोल्यूशन नहीं होगा तो जो अनपेड बिजनेस है वो इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर सकता है 10 दिन के बाद। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस सप्लाई का सप्लायर है, उसने बिल भेजा कंपनी को, कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, उसके पास कोई वैलिड रीजन है ही नहीं, तो सप्लायर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। और फिर मैंने जो पॉइंट बताया वो देख लीजिए, डिमांड नोटिस भेजना। ठीक है, डिमांड नोटिस, अनपेड बिजनेस जो है पहले नोटिस भेजेगा, इनवॉइस भेजेगा डेटर को। यदि डेटर के पास 10 दिन होगा रिस्पॉन्ड करने का, या तो डेब्ट को एडमिट करे, डिस्प्यूट करे और एक्सप्लेन करे क्यों पेमेंट नहीं हुआ। यदि रिजोल्यूशन नहीं है तो अनपेड बिजनेस जो है वो इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर सकता है 10 दिन के बाद। नेक्स्ट है फाइलिंग बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। तो यदि कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने में असक्षम है, तो वो किसी फाइनेंशियल इशू को रिजॉल्व करवा सकती है। ठीक है, कोर्ट के सहायता से। इमेजिन कीजिए कि एक स्ट्रगलिंग कंपनी है जो कि रियलाइज़ करती है कि वो अपने डेब्ट को पे नहीं कर पाएगी, तो वो वेट नहीं करेगी क्रेडिटर को एक्शन लेने तक, वो कंपनी प्रोएक्टिवली अप्रोच करेगी कोर्ट को कि उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हेल्प करे सॉर्ट आउट करने में। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन इनिशिएटिंग प्रोसेस। अब देखिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है। तो जो पर्सन इंटाइटल नहीं है इंसॉल्वेंसी इनिशिएट करने का, उसके अंदर कौन कौन से पर्सन आते हैं वो देख लीजिए, यानी कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकते। पहला है अ कंपनी ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल रिजोल्यूशन। मतलब कोई मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट डेटर है, वो पहले से ही इंसॉल्वेंसी फाइनेंशियल रिजोल्यूशन से गो थ्रू हो रहा है। अ कंपनी दैट हैज रिसेंटली कंप्लीटेड अ रिजोल्यूशन प्रोसेस विद इन लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल में ही कंपनी ने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को कंप्लीट किया है, तो वो भी इनिशिएट नहीं कर सकता इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। कंपनी हु वायलेटेड द टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड विद इन द लास्ट 12 मंथ। एंड द लास्ट पॉइंट इज अ कंपनी फॉर विच अ डिसीजन टू शट डाउन एंड सेल एसेट हैज ऑलरेडी बीन मेड। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो रिसेंटली जो है इस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू हुई है, तो अपने डेब्ट को रीऑर्गेनाइज की है, तो वो इमीडिएटली जो है सेम प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकती। इससे क्या होगा कि सिस्टम का मिसयूज को प्रिवेंट कर सकेंगे और जेन्युइन एफर्ट को इनकरेज कर सकेंगे। चलिए सवाल कुछ कर लेते हैं। प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है फाइनेंशियल क्रेडिटर का कि वो अप्लाई करें NCLT के लिए? सबमिशन ऑफ डिमांड नोटिस, एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, अप्रूवल फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटर एंड सेटलमेंट नेगोशिएशन विद डेटर। तो प्राइमरी ये है कि हम एविडेंस प्रोवाइड करें डिफॉल्ट होने का और एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करें। दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट एन ऑपरेशनल क्रेडिटर डू बिफोर फाइलिंग इंसॉल्वेंसी इन द केस ऑफ डिफॉल्ट बाय अ कॉर्पोरेट डेटर। यानी मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट डेटर है, उसने तो डिफॉल्ट कर दिया, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या करेगा? ठीक है, इससे पहले कि वो इंसॉल्वेंसी को फाइल करे, ऑप्शन ए कर रहा है कि डायरेक्टली फाइल करेगा, ऑप्शन बी कर रहा है अप्रूवल है NCLT से, ऑप्शन सी डिमांड नोटिस भेजेगी। यस करेक्ट। देखिए अभी मैंने बताया कि सबसे पहले तो वो डिमांड नोटिस भेजेगा, ठीक है, और रिस्पांस के लिए वेट करेगा। कॉर्पोरेट डेटर रिस्पांस देंगे तब तक वो वेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांस कैन अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इनिशिएट्स इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन विद द एजुकेटिंग अथॉरिटी। तो किस सर्कमस्टांस के अंदर कोई कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन को इनिशिएट कर सकता है एडजुकेटिंग अथॉरिटी से? एनी टाइम, ओनली इफ देयर इज अ पेंडिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द डेटर, व्हेन द कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, व्हेन द NCLT अप्रूव द एप्लीकेशन। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। जब कॉर्पोरेट डेटर सही में डिफॉल्ट कर ले पेमेंट पे, तभी जाके जो है हमारे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इनिशिएट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि हु इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस।
कौन इंटाइटल नहीं है कि वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को इनिशिएट करे। एंड एनी इंडिविजुअल और एंटिटी विद फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द डेटर, अ कॉर्पोरेट डेटर दैट हैज अंडरगोन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस विद इन द लास्ट 12 मंथ। यस करेक्ट। देखिए अभी मैंने बताया ना कि कोई मान लीजिए कॉर्पोरेट डेटर ने पिछले 12 महीना में ही इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को के थ्रू गो थ्रू हुआ है तो वो नहीं इनिशिएट कर सकता। अब जरा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारा एडजुकेटिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्स। सो आइए डिस्कस करते हैं कि एडजुकेटिंग अथॉरिटी का क्या रिस्पांस होगा। तो जिस कोर्ट को हम लोग एडजुकेटिंग अथॉरिटी कहते हैं उसे डिसाइड करना होगा क्विकली कि क्या हम एक्सेप्ट करें या रिक्वेस्ट करें इंसॉल्वेंसी हेल्प के रिक्वेस्ट को। यदि वो उसे रिजेक्ट करेगी तो जो हेल्प के लिए आस्क कर रहा है उसे शॉर्ट टाइम होगा मिस्टेक को फिक्स करने का। जैसे मान लीजिए कि आपने कोर्ट के लिए अप्लाई किया, कोर्ट को अप्लाई किया क्योंकि कंपनी का पैसा आप पे उधार है, ठीक है, कंपनी ने आपसे उधार ले रखा है और कोर्ट कहता है कि नो यू हैव अ वीक टू करेक्ट एनी एरर दे फाउंड। जो भी एरर उनको लग रहा है आपको एक वीक का समय दिया गया है। कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, तो जब भी कोर्ट अप्रूव करती है रिक्वेस्ट हेल्प करने का तो वो क्या करती है कि वो ऑफिशियल प्रोसेस का शुरुआत हो जाता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फिक्स करने का। जैसे मान लीजिए कि कंपनी अपने डेप्ट को पे नहीं कर पा रही है और कोर्ट एग्री करता है कि चलो हम हेल्प करते हैं, तो जिस मोमेंट पे वो ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हैं सॉर्टिंग आउट द फाइनेंशियल मेस, इसे कहा जाता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन डेट। समझे। नेक्स्ट होता है मॉरेटोरियम पीरियड। तो अगले 180 दिन तक क्या होता है कि ये प्रोसेस शुरुआत होने के अगले 180 दिन तक कोर्ट जो है सारी लीगल एक्शन पे रोक डाल देता है अगेंस्ट द स्ट्रगलिंग कंपनी। इससे क्या होता है कि उनको ब्रीथिंग रूम मिलता है फिगर आउट करने में कि बिना कोर्ट लाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जो 180 दिन दिया जाता है यानी 6 महीना दिया जाता है, कोई भी स्ट्रगलिंग कंपनी को कोर्ट नहीं ले जा सकता, उनके एसेट को सीज नहीं कर सकता। प्रोहिबिटेड एक्ट ड्यूरिंग मॉरेटोरियम, तो बताया जा रहा है कि 180 दिन तक अंदर कुछ चीज़ें अलाउ नहीं की जाती। इसके अंदर जैसे नया लॉसूट फाइल करना, फिर दोस्तों एसेट को सेल ऑफ करना, फिर नेक्स्ट है हमारा कि हम डीलिंग करें डेप्ट के साथ, तो दिस थिंग आर नॉट अलाउड। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑनर और लेसर इफ इन पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, जैसे मान लीजिए कि कंपनी का पैसा उधार है, ठीक है, और वो 180 दिन के जो मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया उसके बीच में, तो बैंक जो है ना उसका कंपनी का एसेट ले सकती है ना बेच सकती है ताकि उसको पैसा मिले। ये 180 दिन का मॉरेटोरियम पीरियड इसलिए दिया जाता है, ठीक है। अब एक बात की जा रही है प्रॉपर्टी डिस्पोजल की। स्पेसिफिकली जो हमारा 180 दिन का मॉरेटोरियम पीरियड होता है, यदि स्ट्रगलिंग कंपनी अपने एसेट को बेचना चाहे तो वो भी लीगली वैलिड नहीं है। तो यदि कोई स्ट्रगलिंग कंपनी इस पीरियड के दौरान अपने ऑफिस बिल्डिंग को बेच रही है ताकि कुछ क्विक कैश मिल जाए, तो सेल जो है लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। यही होता है प्रॉपर्टी डिस्पोजल। वैलिडिटी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एक्शन की बात करें तो दोस्तों कोई भी बिजनेस मूव या एसेट सेल जो कि स्ट्रगलिंग कंपनी कर रही है 180 दिन के फेज के अंदर, उसे वैलिड नहीं माना जाएगा लॉ के द्वारा। यही पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि स्ट्रगलिंग कंपनी इस टाइम में क्या की अपने इक्विपमेंट को बेचना शुरू कर दे ताकि एक डेप्ट का एक हिस्सा पे कर दें, तो सेल लीगली एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि ये प्रोटेक्टेड पीरियड के दौरान हो रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं हमारे सभी सब्जेक्ट्स के लिए, वी हैव CIB क्रैश कोर्स एक्सक्लूसिवली फॉर यू। इट इंक्लूड्स वन लाइनर PDF, वन लाइनर MCQs, फॉर्मूला PDF, and also we provide videos, mock test. So everything is provided in this particular course, which is essential for your CIB examination. So if you want to enroll in this particular course, we are offering 50% discount that is valid for today only. So to access the discount, you need to install our app. App link is provided in the description section, or you can WhatsApp me on the number shown on the screen to get more detail about this course. Now आज पे कुछ MCQs कर लेते हैं। अभी जो पॉइंट हमने देखा, कितना टाइम फ्रेम एडजुकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, तो 14 दिन के अंदर, ठीक है। और जो भी डिफेक्ट है उसे रेक्टिफाई कर ले 7 दिन के अंतर्गत। दोस्तों कौन सा इवेंट जो है बिगनिंग होता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का, तो जब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन डेट एडमिट किया जाता है एडजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हॉल कितना समय मॉरेटोरियम पीरियड कब तक खत्म होता है, तो 180 दिन तक खत्म होता है। इसके दौरान लीगल प्रोसीडिंग जो कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता, पुट ऑन होल्ड, यानी जो भी लीगल प्रोसीडिंग है उसको होल्ड पे रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 14 के अनुसार प्रोहिबिटेड क्या प्रोहिबिटेड होता है मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है कॉर्पोरेट डेटर का, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन ऑनर और लेसर, इंस्टीट्यूशन और कंटिन्यूएशन ऑफ सूट और प्रोसीडिंग। यस करेक्ट। तो जो भी हमारा सूट है या प्रोसीडिंग है लीगल, कोई भी चीज़ लीगली हम लोग अभी नहीं कर सकते 180 दिन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो व्हाट डज द प्रोवाइडेड एग्जांपल इलस्ट्रेट रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ एसेट ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड। तो क्या एसेट का डिस्पोजल परमिटेड है? देखिए वो चाहे तो करे, लेकिन ये लीगली बाउंडेड नहीं है, यही मैंने बताया, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। एनी डिस्पोजल ऑफ एसेट ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड नॉट वैलिड, मैंने बताया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 14 के अनुसार कैसे कोई ट्रांजैक्शन या डिस्पोजल ऑफ एसेट कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा
180 दिन के दौरान कंसीडर किया जाएगा। तो ये वैलिड नहीं कंसीडर किया जाएगा, सबसे पहले इनवैलिड माना जाएगा और इसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे का जो कंटेंट है वो पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। आप भी इस कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए आज के आज ही। 50% डिस्काउंट का लाभ उठाइए, कूपन कोड को यूज़ कीजिए LEARN50 को, यू विल गेट इंस्टेंटली 50% डिस्काउंट। थैंक यू।